हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से टारगेट टीचिंग एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम लोग केवीएस पीआरटी और टीजीटी पीजीटी के लिए आपके जो पेडागोजी सिलेबस में एजुकेशन और लीडरशिप का क्वेश्चन आने वाला है, तो उसके सारे यूनिट से हम लोग लगभग 50 एमसीक्यू को देखेंगे, जो कि हर एक यूनिट से क्वेश्चन इसमें है। तो ये वीडियोज़ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जितने भी लोग केवीएस पीआरटी और टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। तो आप लोग इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और बिल्कुल ध्यान से देखिए। हर एक क्वेश्चन आपके केवीएस का जो न्यू एग्ज़ाम पैटर्न है उस पे बेस्ड है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थ स्कूली वातावरण के अंतर्गत नहीं आएगा? पेयजल, कूड़ेदान, सुरक्षित भोजन या गंदे शौचालय? तो आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन क्या पूछा है, नहीं आएगा। कौन सा स्वस्थ स्कूली वातावरण के अंतर्गत नहीं आएगा? तो इसमें जो ऑप्शन डी दिया है गंदे शौचालय, ये नहीं आएगा। बाकी ये तीनों जो है पेयजल, कूड़ेदान और सुरक्षित भोजन, ये तीनों स्वस्थ स्कूली वातावरण के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का भाग्य कक्षाओं में आकार ले रहा है। आपको खाली स्थान दिया है, द्वारा प्रस्तावित किया गया है कि भारत का भाग्य कक्षाओं में आकार ले रहा है। किसके द्वारा प्रस्तावित है? 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो ये प्रस्तावित किया गया है, जो इसमें ऑप्शन बी दिया है, शिक्षा आयोग, जिसे हम लोग कोठारी आयोग के नाम से भी जानते हैं। ये जो है उसका कथन है कि भारत का भाग्य कक्षाओं में आकार ले रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। वह कौन सा पाठ्यचर्या क्षेत्र है जिसका परीक्षण अंकों के लिए नहीं किया जा सकता है? स्वास्थ्य, योग, संगीत या उपरोक्त सभी? तो वह कौन सा पाठ्यचर्या क्षेत्र है कि जिसका परीक्षण अंकों के लिए नहीं किया जाता है? तो जो इसमें तीनों दिए हैं, स्वास्थ्य, योग और संगीत, इन तीनों का जो है ये ऐसे पाठ्यचर्या क्षेत्र हैं जिनका हम लोग अंकों के लिए उपयोग नहीं करते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 अनुशंसा करता है कि शिक्षण को अधिकतम महत्व देना चाहिए। क्या महत्व देना चाहिए? तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कक्षा अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में। अगला प्रश्न है, प्रत्येक खाली स्थान दिया है, प्रत्येक अवधि के लिए शिक्षकों के साथ साथ प्रत्येक कक्षा में विषयों के वितरण को दर्शाती है। तो क्या दर्शाती है? समेकित समय सारणी, कक्षा समय सारणी या फिर शिक्षक समय सारणी या फिर खेलों की समय सारणी? प्रश्न क्या है? प्रत्येक अवधि के लिए शिक्षकों के साथ साथ प्रत्येक कक्षा में विषयों के वितरण को दर्शाती है। तो वो दर्शाती है जो इसमें ऑप्शन बी दिया है, कक्षा समय सारणी, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पीटीए किसी भी विद्यालय और संगठन के लिए क्यों उपयोगी है? पीटीए यानी पेरेंट टीचर एसोसिएशन। तो 4 ऑप्शन दिए हैं क्यों उपयोगी है जो पीटीए है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, विद्यालय कार्य पद्धति में सुधार के लिए अभिभावक शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, नेतृत्व शैली जिसमें प्रमुख अपने अधीनस्थों को उनके क्षमताओं और अपेक्षाओं से परे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करते हैं, कहलाता है हस्तक्षेप रहित नेतृत्व या फिर निर्देशात्मक नेतृत्व या परिवर्तनकारी नेतृत्व या फिर संचालन नेतृत्व? तो जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, परिवर्तनकारी नेतृत्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम उद्योग के साथ साझेदारी बनाने हेतु विद्यालय के लिए सबसे उपयुक्त है? कौन सा कार्यक्रम उद्योग के साथ साझेदारी बनाने हेतु विद्यालय के लिए सबसे उपयुक्त है? तो चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए अच्छे से। तो ये है जो इसमें ऑप्शन
सी दिया है टीचर्स इन इंडस्ट्रियल प्रोग्राम, इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय स्वमूल्यांकन और सुधार से संबंधित नहीं है? कौन सा विद्यालय स्वमूल्यांकन और सुधार से संबंधित नहीं है? आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन में नहीं लगा हुआ है। कौन सा विद्यालय स्वमूल्यांकन और सुधार से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन डी, यह विद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर शिक्षकों की मदद करता है, जबकि ऐसा नहीं है। तो इसलिए इसका सही उत्तर है जो वो ऑप्शन डी है। समुदाय द्वारा किस मापदंड को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें जो पूछा है व्यापक रूप से, तो इस चीज़ पे आप लोग ध्यान दीजिए। परंपरागत, परिवर्तनशील, या एक और दो दोनों, या न तो एक और न ही दो। तो किस मापदंड को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है? तो वो किया जाता है ऑप्शन ए, परंपरागत, ट्रेडिशनल। अगर यहाँ पे सामान्य रूप से लिखा होता तब तो इसका ऑप्शन सी होता, एक और दो दोनों। यहाँ व्यापक रूप से लिखा है तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा ट्रेडिशनल। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, मनोग्रसित बाध्यता विकार है, क्या है? चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो ये है ऑप्शन सी, चिंता विकार, एंजाइटी डिसऑर्डर। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी जिसे ADHD, जिसे कि हम लोग अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर भी कहते हैं, को समावेशित करने के लिए कौन सा कक्षा प्रभावशाली है? चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, इसमें कौन सा सही उत्तर होगा? तो ये होगा जो इसमें ऑप्शन बी दिया है, कक्षा जहां लचीली समय सारणी और बैठने की व्यवस्था है और विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार स्वयं कार्य करते हैं। तो इसीलिए इसका उत्तर जो है वो है ऑप्शन बी। ये कोटेशन दिया हुआ है, आपको 1 से 2 कोटेशन भी कम से कम देखने को मिलेंगे, तो आप लोग पढ़िए किसका कोटेशन है ये। मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण तथा समरूप क्रिया है। जो मानसिक स्वास्थ्य है वो संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण तथा समरूप क्रिया है। तो ये किसने कहा है? तो ये कहा है आपके हेडफील्ड ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सच्चे आत्मानुशासन का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? चारों ऑप्शन आप लोग देख के फिर बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, शामिल नैतिक और सामाजिक मुद्दों की समझ के आधार पर सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहार जो है आपका सच्चा आत्मानुशासन है। अगला प्रश्न है, बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। प्रवृत्ति अभिमुखी अधिगम क्या होता है? वह अधिगम जो समझने पर जोर दे उसे हम लोग कहते हैं प्रवृत्ति अभिमुखी अधिगम। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस तरह का होना चाहिए? तो वो होना चाहिए इसका ऑप्शन डी, सकारात्मक एवं सहयोगात्मक, सकारात्मक एवं सहयोगात्मक। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में इकाई योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला दिया है, यह उप इकाइयों के निर्धारण के बाद कार्य के कार्यक्रम की रूपरेखा है। दूसरा दिया है, यह एक विस्तृत योजना है जिसमें इच्छित अधिगम परिणाम, शिक्षण अधिगम की रणनीतियाँ और गतिविधियों का विवरण और अधिगम के परिणामों के मूल्यांकन के लिए वास्तविक उपकरण शामिल हैं। तो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में इकाई योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो दोनों सही हैं, पहला और दूसरा। तो इसका सही उत्तर है बोथ 1 and 2।
अगला प्रश्न है, आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार क्या होगा? तो वो होगा ऑप्शन बी, दीक्षा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के समाजीकरण में संस्कृति से संबंधित सामाजिक कौशल और विकास की अवस्था के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाता है? किस प्रकार के समाजीकरण में संस्कृति से संबंधित सामाजिक कौशल और विकास की अवस्थाओं के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो जो इसमें करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, विकासात्मक समाजीकरण। अगला प्रश्न है, बच्चे के समाजीकरण में परिवार खाली स्थान भूमिका निभाता है। तो समाजीकरण में परिवार कौन सी भूमिका निभाता है? एक उत्तेजक, एक प्राथमिक, एक माध्यमिक या फिर महत्वपूर्ण नहीं? तो वो निभाता है आपका ऑप्शन जो बी दिया है, एक प्राथमिक भूमिका। देखिए, परिवार हो गए और पास पड़ोस, परिवार और पास पड़ोस जो हैं आपके ये बच्चे के समाजीकरण में परिवार खाली स्थान भूमिका निभाता है। तो वो निभाता है आपका ऑप्शन बी, एक प्राथमिक। परिवार और आस पड़ोस जो दोनों हैं ये एक आपके प्राथमिक जो है समाजीकरण है, परिवार और आस पड़ोस। बाकी आपका विद्यालय हो गया, मीडिया हो गया, ये दोनों जो है द्वितीय समाजीकरण है। अगला प्रश्न है, विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि शरीर के विभिन्न तंत्र अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं? कौन सा सिद्धांत बताता है कि शरीर के विभिन्न तंत्र अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं? तो वो बताता है आपका प्रणालियों की स्वतंत्रता का सिद्धांत। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। मस्ताकोद्मुखी क्या बताता है? ये बताता है कि विकास सिर से पैर की तरफ होता है, सिर से पैर की तरफ। और समीप दूराभिमुखी सिद्धांत क्या बताता है? ये बताता है विकास शरीर के केंद्र से होके और बाहर की तरफ होता है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का समाजीकरण तब होता है जब बच्चा संस्थागत या औपचारिक प्रणाली जैसे स्कूल में प्रशिक्षण प्राप्त करता है? यानी आपको बताना है कि किस प्रकार का समाजीकरण तब होता है जब बच्चा किसी संस्थागत या औपचारिक प्रणाली जैसे स्कूल में प्रशिक्षण प्राप्त करता है। तो वो होता है आपका, अभी ऊपर मैंने बताया, द्वितीयक समाजीकरण। विद्यालय, मीडिया जो हैं ये द्वितीयक समाजीकरण की एजेंसियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है किशोरावस्था की? 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है? तो जो नहीं है विशेषता वो है स्व अवधारणा अधिक जटिल हो जाती है, ये किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। बाकी पहचान के लिए खोज, अमूर्त रूप से चिंतन करने और वैज्ञानिक तर्क करने की क्षमता विकसित होती है, प्रजनन परिपक्वता आ जाती है। अगला प्रश्न है, किशोरों के बीच पहचान अंतर वस्तुओं को 2 प्रमुख क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है। पारस्परिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? परिवार के बारे में पसंद, धर्म से संबंधित पसंद, करियर के बारे में पसंद या राजनीति से संबंधित पसंद? तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, परिवार के बारे में पसंद। अगला प्रश्न है, किशोर लड़कों की तुलना में खाली स्थान क्षमताएं किशोर लड़कियों में बेहतर हैं। तो कौन सी ऐसी, जो इसमें चारों ऑप्शन दिए, कौन सी ऐसी क्षमता है जो लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा होती है? तो वो होती है आपका ऑप्शन है भाषा की क्षमता। अगला प्रश्न है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल का मैदान, घर, ऑडिटोरियम या विद्यालय एवं कक्षा में? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विद्यालय एवं कक्षा में।
अगला प्रश्न है, यौवन खाली स्थान के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को संदर्भित करता है। पहला दिया है किशोरावस्था के प्रारंभिक भाग, दूसरा दिया है बचपन। तो इसका सही उत्तर है वो है, इसमें केवल एक सही है, बाकी दो बचपन गलत है। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, केवल एक। अगला प्रश्न है, आरटीआई कानून 2009 भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर आधारित है? तो वो आधारित है आपका ऑप्शन सी जो दिया है, अनुच्छेद 21A। ये कब जोड़ा गया था आपका? ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 में। और शिक्षा कौन सी सूची का विषय है? तो ये समवर्ती सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बाल अधिकारों की रक्षा के अनुरूप नहीं है? चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, कौन जो है बाल अधिकारों की रक्षा के अनुरूप नहीं है? तो वो नहीं है ऑप्शन बी, अवकाश के दौरान जो शिक्षण है ये बाल अधिकारों की रक्षा के अनुरूप नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत साक्षरता की दिशा में उठाया गया कदम नहीं है? तो इसमें मूलभूत साक्षरता की दिशा में उठाया गया कदम नहीं है, तो वो नहीं है आपका ऑप्शन सी, प्रत्येक स्कूल स्तर पर 100:1 के तहत छात्र शिक्षक अनुपात सुनिश्चित किया जाएगा। ये गलत है, यहाँ पे 30:1 होना चाहिए। इसलिए इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है। विभेदीकरण सिद्धांत के अनुसार पाठ्यचर्या प्रारूपण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पाठ्यचर्या प्रारूपण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो सही नहीं है जो इसमें ऑप्शन सी दिया है, प्रत्येक छात्र ठीक उसी विषय वस्तु को ठीक उसी तरह से और उतने ही घंटों में सीखता है। ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है, शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में स्कूल की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में स्कूल की भूमिका के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो पहला दिया, विद्यालय हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित व प्रेषित करती है। तो ये तो सही है। दूसरा दिया है, विद्यालय सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए यंत्र का कार्य करते हैं। ये भी सही है। तीसरा दिया है, विद्यालय संपूर्ण बालक को उसके उच्चतम स्तर पर विकसित करते हैं। तो ये भी सही है। तो जो गलत है वो है ऑप्शन सी, विद्यालय जातिवाद के कारण विद्यार्थियों में बुरी भावना का विकास करते हैं। ये गलत है। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भविष्य में स्कूल क्या बन सकता है? इसकी एक सम्मोहक तस्वीर या छवि के रूप में जाना जाता है। चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन जो ए दिया है, दृष्टिगोण निर्माण, विजन बिल्डिंग। अगला प्रश्न है, विद्यालय में से कौन सा स्कूल माता पिता और सामुदायिक संबंधों को प्रोत्साहित नहीं कर सकता है? तो वो नहीं करता है वो ऑप्शन सी, माता पिता जो संवाद नहीं करते हैं वो सामुदायिक संबंधों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल माता पिता, ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न है, परिवर्तनकारी नेतृत्व शैली खाली स्थान पर आधारित है। तो ये आधारित है आपका ऑप्शन बी, विजन के आधार पर परिवर्तन। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। अगला प्रश्न, एक प्रभावी कक्षा परिवेश का सार है। एक प्रभावी कक्षा परिवेश का क्या सार है? तो वो है आपका जो इसमें ऑप्शन बी दिया है, जीवंत छात्र शिक्षक अंतःक्रिया।
अगला प्रश्न है, एक प्रभावी कक्षा, ये भी रिपीटेड है क्वेश्चन। वाक व भाषा का अविकसित होने का कारण है। अविकसित होने का कारण क्या है वाक व भाषा का? तो ये है ऑप्शन इसका जो सी दिया है, जन्म से बाधिरता जो है ये वाक व भाषा का अविकसित होने का एक कारण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक संबंधी कारक है? तो इसमें जो ऑप्शन डी दिया है, शिक्षक की नेतृत्व शैली, ये जो है अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक संबंधी कारक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का अर्थ स्कूल में सभी बच्चों के लिए शिक्षा है। एक समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है तो वो आता है सबके लिए सीखने के अवसर। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण समाजीकरण कारक जहां बच्चा साथियों के साथ व्यवहार करना सीखता है। परिवार, माता पिता, विद्यालय एवं समाज। जहां बच्चा साथियों के साथ व्यवहार करना सीखता है तो वो महत्वपूर्ण जो समाजीकरण है वो है आपका ऑप्शन सी, विद्यालय। अगला प्रश्न है, विकास के किस चरण में नायक पूजा की प्रवृत्ति प्रमुख होती है? तो वो होती है आपका ऑप्शन सी, प्रारंभिक किशोरावस्था में। मानव विकास परिणाम है तो वो है आनुवांशिकता एवं वातावरण या पर्यावरणीय कारकों का। अगला प्रश्न है, गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास खाली आसान होता है तो वो होता है आपका ऑप्शन डी, संपूर्ण जीवन काल के दौरान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बच्चे के समाजीकरण में भूमिका नहीं निभाता है? तो कौन सा नहीं निभाता है ये ध्यान देना है आपको। तो वो नहीं निभाता है भौतिक आधारभूत संरचना। खाली स्थान दिया है, प्रकार के परामर्श में वे लोग शामिल होते हैं जो स्कूल छोड़ देते हैं और जिनकी मुश्किलें अधिक गंभीर होती हैं। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन जो ए दिया है, समुदाय आधारित परामर्श। अगला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन पहला है, अधिगम एक शिक्षार्थी को अनुशासित बनाता है। दूसरा, अधिगम से व्यवहारिक और संज्ञानात्मक संरचनाओं में संशोधन होता है। तो इसका सही उत्तर है वो है, दोनों कथन जो हैं वो सत्य हैं। सॉरी, इसमें दोनों सही नहीं है। इसमें जो केवल और केवल जो कथन दो है वो सही है, बाकी पहला गलत है। अधिगम जो है एक शिक्षार्थी को अनुशासित नहीं बनाता है। अगर यहाँ पे अधिगम के जगह पे अगर आपका अभिप्रेरणा होता तो इसका कथन एक भी सही होता। तो इसलिए इसका सही उत्तर जो है वो केवल कथन दो सत्य है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, विकास के विषय में सही वक्तव्य चुनिए। तो आपको बताना है विकास के विषय में इन चारों ऑप्शनों में कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। तो इसमें जो ऑप्शन बी दिया है, विकास परिवर्तनीय है, ये इसका सही उत्तर है। इसमें दिया है विकास एक दिशीय और एक आयामी होता है, तो ये तो एकदम गलत है, क्योंकि विकास जो होता है वो बहुदिशीय और बहुआयामी होता है। तो ये था आज का लास्ट प्रश्न। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।